हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का न्यू सिलेबस में का ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले। आज से आपके बुक में सिर्फ 3 प्रॉब्लम दिए इससे रिलेटेड। आज, कल और परसों तीनों ही दिन एक एक प्रॉब्लम करके सारा का सारा क्लोज कर देंगे, ठीक है। ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट में क्या होता है कि बिजनेस के जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो इंसॉल्वेंट होते हैं और कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी करते हैं, इसकी वजह से उनका फर्म क्लोज डाउन होता है। तब उस सिचुएशन में डिसोल्यूशन की जो अकाउंटिंग प्रोसीजर होती है वो कैसे करना चाहते हैं, इस लाइव सेगमेंट में, आज की इस प्रैक्टिकल सेगमेंट में देखेंगे। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट एकदम ईजी है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। बस आपको कौन से अकाउंट क्लोज करके कहाँ पोस्टिंग्स करनी चाहिए और कुछ 2-3 बेसिक रूल्स है वो एक बार आपको मालूम हो गए तो एकदम बेसिक मेथड है, ठीक है। सिंपल डिसोल्यूशन से भी इजी मेथड है, बस आपको थोड़ा सा मालूम होनी चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट में डिसोल्यूशन के केस में आपको 4 अकाउंट्स निकालने पड़ते हैं कंपलसरी के, मतलब कंपलसरी 4 अकाउंट्स। अगर प्रॉब्लम में बोला है कि ऑल पार्टनर्स डिक्लेयर इंसॉल्वेंट तो कंपलसरी आपको 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो अकाउंट कौन सा है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट एंड लास्ट डेफिशिएंसी। मतलब रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक और डेफिशिएंसी, ये 4 अकाउंट आपको कंपलसरी प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जो बाकी के 3 अकाउंट या 2 अकाउंट होते हैं वो डिपेंड होता है कि अप टू व्हाट इन्फॉर्मेशन गिवन इन प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम में इन्फॉर्मेशन क्या दिया रहता है। ईजी है कि जितने भी प्रॉब्लम में आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, जितने भी प्रॉब्लम में आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटीज कितने हैं? 6। कौन से? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये 6 आउटसाइडर लाइबिलिटीज है और ये 6 में से प्रॉब्लम में जितना है उतना आपको अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब कंपलसरी के 4 और जितने आउटसाइडर लाइबिलिटीज आएंगे उससे रिलेटेड अकाउंट्स। अब इस प्रॉब्लम में देखिए, जो कि आपके बुक्स में फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है, इसमें क्लियर कट बोला है आउटसाइडर लाइबिलिटीज 2 है। कौन से? क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। तो आपको कितना अकाउंट निकालना पड़ेगा? कंपलसरी के 4 और आउटसाइडर लाइबिलिटीज 2। टोटल कितने अकाउंट? 6 अकाउंट। अगर इस प्रॉब्लम में बिल्स पेबल भी आया होता तो आपको कितना अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता? कंपलसरी के 4 अकाउंट्स और आउटसाइडर लाइबिलिटीज के क्रेडिटर्स, बैंक लोन और बिल्स पेबल की और एक अकाउंट बिल्स पेबल का प्रिपेयर करना पड़ता, ठीक है। इस अकाउंट प्रिपेयर से रिलेटेड सारा का सारा इजी है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप पोस्टिंग से रिलेटेड देखिए कि डिसोल्यूशन में क्या होता है। जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तब सारे के सारे लाइबिलिटीज पेड नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे पार्टनर्स क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। तो पार्टनर्स क्या करते हैं? पर्सनल प्रॉपर्टी में से कुछ ना कुछ एसेट्स बेचते हैं और लाइबिलिटीज पेड करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हर एक आउटसाइडर लाइबिलिटीज से रिलेटेड आपको एक एक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो सन्ड्री लाइबिलिटीज आप पहले रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर में ट्रांसफर करते थे, वो सन्ड्री लाइबिलिटीज अब रियलाइजेशन के डीआर, रियलाइजेशन के सीआर में ट्रांसफर नहीं होगा, उसके रिलेटेड आपको सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, वहीं हो प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लाइबिलिटीज पेड करते समय समटाइम्स आपको लाइबिलिटीज का रेशो इस्तेमाल करना पड़ सकता है, या समटाइम्स आपको बोला जाता है कि आपने कितने लाइबिलिटीज पेड किए, ठीक है। और आखिर में होता है डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट से रिलेटेड जो कुछ भी है वो हम लास्ट में देखेंगे, प्रॉब्लम के जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो क्लोज करते समय, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अभी क्या करता हूँ, प्रॉब्लम में बेसिक पोस्टिंग करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फोकस कीजिए, सीख लीजिए कि कैसे कैसे पोस्टिंग्स होते हैं, उसके बाद और एक बार वीडियो देखते वक्त प्रॉब्लम कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको कुछ फिक्स्ड एसेट्स दिए, करेक्ट। तो रियलाइजेशन के अकाउंट के डीआर में आपको लिखना पड़ेगा 2 सन्ड्री एसेट्स, गुडविल 60,000, फिक्स्ड एसेट 2,18,000। फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? 2,18,000 के, ठीक है। आप चाहे तो इनर में भी लिख सकते हो या इनर में लिख कर टोटल आउटर में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इशू। उसके बाद कैश बैंक अकाउंट की बैलेंस बीडी देखिए कितना है? 2,000। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 बैलेंस बीडी 2,000। गॉट इट? हाँ, उसके बाद आपको स्टॉक से भी रिलेटेड एक दिया है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, स्टॉक 1,20,000। टोटल 3 एसेट्स आपके पास, फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल एंड स्टॉक, तीनों का तीनों लिख दिया। बैंक का बैलेंस है 2,000। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस है मिताली का 40,000। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 बैलेंस बीडी मिताली 40,000, करेक्ट। ये बेसिक पोस्टिंग हो गए। हाँ, अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आइए, वहाँ पे आपको कैपिटल्स दिया है रूपाली एंड दीपाली का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं
बाय बैलेंस BD, रूपाली का कितना दिया है 60,000 एंड दीपाली का कितना दिया है 40,000, मिताली डैश क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है। ठीक है, अब आता है लाइबिलिटीज साइड पर। अब तक हम क्या करते थे कि संडे लाइबिलिटीज रिलेशन की CR में लिखते थे, अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सारे के सारे लाइबिलिटीज़ लिखने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर लाइबिलिटीज़ अकाउंट में, क्योंकि हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय बैलेंस BD कितना है सन्ड्री क्रेडिटर्स का 2,40,000, मतलब आपको क्रेडिटर्स को 2,40,000 रुपये देने हैं। उसके बाद बैंक लोन का है 1 लाख बाय बैंक लोन। अब बैंक लोन के सामने आपको कंपलसरी क्या दिया है, उसको थोड़ा अंडरलाइन या हाईलाइट करके रखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। वहाँ पे क्या बोला है, बैंक लोन विथ अ चार्ज ऑन स्टॉक, मतलब जो बैंक लोन जो हमने लिया है 1 लाख रुपए का बैंक लोन, जो लोन लेते समय बैंक को हमने सिक्योरिटी दी है कि कुछ ना कुछ कागजात वगैरह देना पड़ता है ताकि आप क्रेडिट वर्थिनेस बढ़ सके आपकी, बैंक को भरोसा हो कि अगर इसने लोन नहीं दिया तो हम ये बेच सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपके पास जो स्टॉक था वो आपको उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे, स्टॉक के डॉक्यूमेंट्स, वो अपने बैंक के पास गिरवी रखे है और बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिया है। करेक्ट, इतना तो समझ गए। हाँ, बस बेसिक पोस्टिंग्स तो हो गए, इतने ही थे बेसिक पोस्टिंग। क्या क्या किया हमने, रिलेशन के DR में सन्ड्री एसेट्स लिख दिए, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल दे दिया, कैश अकाउंट की बैलेंस BD लिख दी, और उसके बाद जो लाइबिलिटीज़ थे उसके बैलेंस BD लिख दी। लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, डेफिशिएंसी अकाउंट में ध्यान से सुना, डेफिशिएंसी अकाउंट में एक भी एडजस्टमेंट की पोस्टिंग डेफिशिएंसी अकाउंट में नहीं जाती है। डेफिशिएंसी अकाउंट में एक भी एडजस्टमेंट की पोस्टिंग नहीं जाती है, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स और बैलेंस शीट में के पोस्टिंग होने के बाद तक भी एक भी नहीं जाती है। डेफिशिएंसी अकाउंट में पहली पोस्टिंग जाती है जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे, तभी पहली पोस्टिंग डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगी, अदरवाइज किसी भी एडजस्टमेंट की पोस्टिंग नहीं जाएगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक धीरे धीरे आप समझ जाओगे। अब एडजस्टमेंट में देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, फिक्स्ड एसेट्स वेर सोल्ड फॉर ₹1,80,000। यहाँ पे क्या बोला है, फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड फॉर ₹1,80,000, मतलब आपके पास जो एसेट्स था वो आपने 1,80,000 में बेच दिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय कैश पब्लिक बैंक अकाउंट, हाँ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आपके पास टोटल फिक्स्ड एसेट्स कितने के थे, 2,18,000 के, तो आपने कितने में बेच दिया, 1,80,000, 1,80,000 में बेच दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या बोला, स्टॉक रियलाइज फॉर ₹1,04,000। और आपने क्या क्या है कि आप क्या बोला है कि स्टॉक आपने 1,04,000 में बेच दिया। एक बात ध्यान से सुनना, स्टॉक आप तभी बेच सकते हो जब आपके पास स्टॉक के कागजात हो गए। आपने वो कागजात किसको दिए थे, बैंक को दिए थे। जो स्टॉक नाम का जो एसेट है वो सिक्योर्ड विद बैंक लोन है, बैंक लोन जो आपने लिया था वो सिक्योर्ड विद स्टॉक है, मतलब जब तक आप बैंक लोन पेड नहीं करते तब तक आपको स्टॉक के कागजात नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे क्या बोला है कि आपने स्टॉक बेच दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ, इनडायरेक्टली आपको क्या समझना है कि आपने बैंक लोन पूरा का पूरा बैंक लोन पेड किया, बैंक लोन पेड करने के बाद बैंक ने वो स्टॉक के कागजात आपको दिए, स्टॉक के कागजात आने के बाद आपने वो स्टॉक बेच दिया। समझ रहे हो, थोड़ा सा अकाउंटिंग दिमाग, एक अकाउंटेंट का दिमाग लगाना चाहिए, तभी आज समझ सकते हो, अदरवाइज नहीं। आपको इन्होंने क्या किया कि हमने स्टॉक बेच दिया, और ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला है, बैंक लोन विद अ चार्ज ऑन स्टॉक, मतलब बैंक लोन जो आपने लिया है वो स्टॉक के ऊपर लिया है, मतलब स्टॉक के कागजात बैंक को दिए, बैंक से लोन लिया। अब वो जो स्टॉक का एसेट है आप किसी को भी बेच सकते हो, तो आप उस स्टॉक के कागजात मांगेगा, कागजात तो किसके पास है, बैंक के पास। तो इसका इधर क्या बोला है कि आपने एसेट्स बेच दिया, स्टॉक बेच दिया, तो इसका मतलब बैंक लोन पेड किया, बैंक के पैसे दे दिए, और उसके बाद स्टॉक के कागजात लिए और स्टॉक भी बेच दिया। तो इसका मतलब बैंक लोन पेड कर दिया। तो बैंक लोन पेड की इनडायरेक्टली एंट्री क्या होगी, बैंक लोन अकाउंट DR टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट CR। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू बैंक अकाउंट्स 1 लाख, वन लाख। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, आपको ऑल पार्टनर इंश्योरेंस की जनरल एंट्रीज नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैं पूछता, मतलब मैक्सिमम बहुत कम चांसेस है कि ऑल पार्टनर इंश्योरेंस की जनरल एंट्री से रिलेटेड, फिर भी आपको जनरल एंट्री बताऊंगा तो भी आपको समझ में आएगा। बैंक लोन अकाउंट DR टू कैश बैंक अकाउंट CR। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय बैंक लोन अकाउंट 1 लाख,
1,00,000 आपसे चले गए, ठीक है। बैंक लोन पेड कर दिया, बैंक से कागजात आए और आपने वो स्टॉक कितने में बेच दिया, 1,04,000 में, जो कि एडजस्टमेंट में बोला है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टॉक 1,04,000। गॉट इट। हाँ, तो टोटल आपने 2 एसेट्स बेच दिए, एक फिक्स्ड एसेट्स 1,80,000 का और एक स्टॉक 1,04,000 का। 1,80,000 प्लस 1,04,000 टोटल कितने होते हैं, 2,84,000। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2,84,000 और उसकी दूसरी पोस्टिंग कैश पब्लिक बैंक अकाउंट्स के डीआर साइड में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 रियलाइजेशन अकाउंट, 2,84,000। कड़क, समझ गए यहाँ तक? इजी है, कुछ भी नहीं है। एक बार अगर ये बैंक लोन और स्टॉक का समझ गए, बाकी कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। आगे चलते, नेक्स्ट क्या बोला है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 कैश पब्लिक बैंक अकाउंट, कितना, 6,000। दूसरी पोस्टिंग कैश बैंक के सीआर में बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स, कितने, टोटल 6,000। बस इजी है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, अब यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। एडजस्टमेंट में क्या बोला है, ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। एडजस्टमेंट्स तो हो गए, बस 3 थे, फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड एक थी, स्टॉक से रिलेटेड एक थी, और ये 6,000 रिलेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड। एडजस्टमेंट यहाँ पे क्लोज हो गए। अब जो सारा खेल होता है वो अकाउंटिंग क्लोज करने के ऊपर होता है। और मैक्सिमम कॉमर्स के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में जो अकाउंट प्रिपरेशन होता है, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है कि किस क्रोनोलॉजी से अकाउंट्स प्रिपेयर करें। सबसे पहले आपको रियलाइजेशन प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, फिर कैश बैंक, और उसके बाद ये आउटसाइडर लायबिलिटीज़, और आखिर में किसका कौन सा करना पड़ेगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। अगर ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम एकदम से करेक्ट आएगा और समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब इस पोजीशन पे हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए, सारे के सारे बेसिक पोस्टिंग्स कर लिए। अब हमको क्या करना स्टार्ट करना है कि स्टेप बाय स्टेप अकाउंट जो है वो क्लोज करने के लिए प्रोसीजर स्टार्ट करना है। अब अकाउंट क्लोज करते समय सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए डीआर साइड ज़्यादा है कंपेयर टू सीआर साइड, ठीक है। डीआर साइड में देखिए आपने क्या क्या लिखा है, टोटल गुडविल 60,000, फिक्स्ड एसेट्स 2,18,000 और उसके बाद स्टॉक 1,20,000। टोटल कितना हुआ, 3,98,000 प्लस 6,000, टोटल हुए 4,04,000। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4,04,000। उसके बाद सीआर साइड में आपको कितना लिखा है, 2,84,000। टोटल सीआर साइड है माइनस 2,84,000, 1,20,000 आया। टोटल आपका लॉस कितना है, 1,20,000। यहाँ पे लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन लॉस, रूपाली, दीपाली एंड मिताली, करेक्ट। हाँ, उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो देखिए क्वेश्चन में आपको कितना दिया है, 2:1। अगर 5 करोगे तो 24,000 आएगा, एक की कीमत 24, तो रूपाली को 2 शेयर जाएंगे तो कितना आएगा, 48 और 24, 1,20,000, करेक्ट। ओके, अब ये जो प्रॉफिट ये लॉस आया है वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डीआर में जाएगा। इतना तो करेक्ट समझ में आता है, ये तो बेसिक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 रियलाइजेशन लॉस 48,000, 24,000, करेक्ट। अब यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब वन पार्टनर इंसॉल्वेंट में क्या होता था कि जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंसी करता था उसकी जो इंसॉल्वेंसी होती थी वो रिमेनिंग पार्टनर्स को बियर करना पड़ता था। लेकिन ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में वैसा नहीं है। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब कोई भी किसी के भी इंसॉल्वेंसी बियर नहीं करेगा, जिसकी उसकी इंसॉल्वेंसी अपने आप को पेड करनी पड़ेगी। हम एक बात देखिए, हम बिजनेस में बोलते हैं कि इस पार्टनर ने 40,000 नुकसान किया, इस पार्टनर ने 50,000 नुकसान किया, तो वो नुकसान उस पार्टनर ने तो किया, लेकिन वो किसी और का तो नुकसान किया। सपोज एक पार्टनर 50,000 रुपये लेके चला गया,
तो वो 50,000 बिजनेस में से चले गए। अब बिजनेस किसी को ना किसी को पैसे देना होता है, तो वो अमाउंट उसको कम मिलेगी, तो पार्टनर नुकसान करता है तो उसके लिए तो नुकसान होता है, लेकिन बिजनेस से जो लोग होते हैं उनके भी किसी पर्सन का नुकसान होता है। अब धीरे धीरे आप समझ जाओगे। सबसे पहले देखिए कि डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी जो अकाउंट होता है उसमें किस ट्रांजैक्शन की कहाँ पे पोस्टिंग्स होती है, इतना तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डेफिशिएंसी अकाउंट के सीआर साइड में बिजनेस ने जिन जिन लोगों का नुकसान किया है, डेफिशिएंसी अकाउंट के सीआर साइड में बिजनेस ने जिन जिन लोगों का नुकसान किया है उसका नाम डेफिशिएंसी अकाउंट के सीआर में आएगा। और किस पार्टनर ने, ध्यान से सुनना, और किस पार्टनर ने कितना नुकसान किया है वो डेफिशिएंसी के डीआर में आएगा, ठीक है। किस पार्टनर ने कितना नुकसान किया है वो डेफिशिएंसी के डीआर में आएगा, और किस पर्सन्स के नुकसान किया है उसके नोंद कहाँ पे आएगी, रिकॉर्ड डेफिशिएंसी के सीआर में। अगर डेफिशिएंसी अकाउंट का सीआर और डीआर करेक्ट आता है, इक्वल आता है, तो ही अकाउंटिंग प्रोसीजर सही है, अदरवाइज आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक करिए, ठीक है। मैं और एक बार बोलता हूँ, डेफिशिएंसी अकाउंट के सीआर साइड में उस पर्सन्स का नाम आता है जिनका बिजनेस ने नुकसान किया, और डेफिशिएंसी अकाउंट के डीआर में उस पार्टनर का नाम आता है जिसने कितना रुपए बिजनेस का नुकसान किया। सो स्टार्ट विथ मिताली। मिताली से हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। मिताली का देखिए एक्सपेंसेस कितना है, टोटल 40,000, और उसके डीआर में बैलेंस बीडी 40,000 रुपये है, और रियलाइजेशन लॉस के 24,000 है। मतलब टोटल उसने कितना नुकसान किया, 64,000 नुकसान किया, उसका एक्सपेंस है, और उसका इनकम कुछ भी नहीं है, करेक्ट। तो कितना रुपए उसने नुकसान किया बिजनेस का, 64,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट। कितना रुपए जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में, 64,000। इसने कितना नुकसान किया बिजनेस का, 64,000 रुपये से नुकसान किया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू मिताली कैपिटल, कितना, 64,000, करेक्ट। मिताली ने बिजनेस का नुकसान किया, कितना नुकसान किया, 64,000। अब बारी है दीपाली की। दीपाली का एक्सपेंस कितना है, 48, और दीपाली का इनकम देखिए उसका कितना है, 40,000, करेक्ट। बैलेंस बीड उसकी 40,000 रुपीज़ है, मैंने गलती से 4,000 लिखा था, 40,000 रुपये। और दीपाली का एक्सपेंस कितना है, 48,000, इनकम कितना है, 40, मतलब कितना नुकसान किया, 8। तो 8,000 रुपये डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे टू दीपाली कैपिटल, 8,000। आई रिपीट, जिस किसी भी पार्टनर ने बिजनेस का नुकसान किया उसका पोस्टिंग सारा का सारा डेफिशिएंसी के डीआर में आएगा, और जिस बिजनेस का या जिस पर्सन का हमने नुकसान किया, जिस किसी भी इंसान का हमने नुकसान किया, उसका रिकॉर्ड का आएगा डेफिशिएंसी अकाउंट के सीआर में आएगा, ठीक है। तो अब दीपाली एंड मिताली का तो ऑलरेडी हो गया। अब बारी आती है रूपाली की, ठीक है। रूपाली का देखिए, रूपाली का इनकम ज़्यादा है, कितना इनकम ज़्यादा है रूपाली का, टोटल इनकम उसका है 60,000, करेक्ट। हाँ, और रूपाली का एक्सपेंस कितना है, 12,000। मतलब रूपाली ने किसी का नुकसान नहीं किया है, यहाँ पे रूपाली का नुकसान इन दोनों पार्टनर्स ने किया है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डेफिशिएंसी अकाउंट्स, करेक्ट। डेफिशिएंसी अकाउंट्स कितना, 12,000। अब ये पोस्टिंग जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट के सीआर में बाय रूपाली अकाउंट्स, कितना, 12,000। बस इतना तो समझ गए कि जिन पार्टनर ने बिजनेस का नुकसान किया है वो आएगा डेफिशिएंसी के डीआर में, और जिसका भी नुकसान किया है वो डेफिशिएंसी किस में आएगा, सीआर में, ठीक है। अब देखिए पार्टनर्स का एक्सपेंस ज़्यादा था और कितना नुकसान किया था, 8,000 और 64,000। ये पहले हम कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, कैश बैंक अकाउंट के डीआर में, क्योंकि वो बिजनेस अमाउंट उनसे रिकवर करता था। लेकिन वो अमाउंट अब कैश बैंक अकाउंट के डीआर में नहीं जाएगा, ये 8,000 64,000 ये जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट के डीआर में, क्योंकि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है। अब रूपाली का इनकम कितना है, 60, रूपाली का एक्सपेंस कितना है, 48। तो रूपाली ने कितना रुपये देना बाकी है, सॉरी रूपाली का कितना नुकसान हुआ यहाँ पे, 12,000 रुपये नुकसान हुआ। तो ठीक है, अगर
वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट होता है, फर्म डिसऑनर होता है, वो अमाउंट ट्रांसफर होती है कैश बैंक में। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो गई है, अब पैसे आने के चांसेस कम है, तो ये सीधा के सीधा कहाँ जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट के सीआर में। इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो अब चेक करते हैं कि क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स से रिलेटेड अगर आपको कंपलसरी बोला है आउटसाइड लायबिलिटीज है, करेक्ट, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है तो वो भी आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्रेडिटर्स के कितने रुपए देने, 2,40,000 आपको देने, इतना तो समझ रहे हो। हाँ, 2,40,000 आपको क्रेडिटर्स के देने, लेकिन आपके पास कैसे कितने पैसे, आपके पास कितने पैसे देखिए, कैश अकाउंट में चेक कीजिए, कैश अकाउंट की बैलेंस भी आपके पास कितना है, 2,000। उसके बाद एसेट रियलाइज करके आपके पास कितना है, 2,84,000, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2,84,000। तो टोटल आपके पास थे 2,86,000, करेक्ट, आपके पास 2,86,000 थे। और उस 2,86,000 में से आपके पास कितने रुपए चले गए, 1,06,000 चले गए, करेक्ट। तो माइनस 1,00,000 बैंक लोन के 1,00,000 चले गए, 1,06,000 रुपये चले गए आपके पास। तो अभी आपके पास कितने रुपए बचे हैं, 1,80,000 रुपये। तो जितने भी पैसे आपके पास बचे हैं वो आपको किसे देना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को, क्योंकि ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट है, पहले ही बिजनेस का पैसे नहीं है, लॉस हो गया है, तो क्रेडिटर्स भी क्या सोचेगा, जितना रुपए आए उतना सही। आपके पास 2,86,000 रुपये थे, उसमें से 1,00,000 बैंक लोन को दे दिया, क्योंकि अगर बैंक लोन को पूरा 1,00,000 नहीं दे सकते थे तो आप स्टॉक भी रियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक लोन आपने स्टॉक से सिक्योर करा था। तो पहले आपने बैंक लोन का 1,00,000 पेड कर दिया, उसके बाद ही आप स्टॉक बेच पाए। स्टॉक बेचने के बाद आपको कितने रुपए, 1,04,000, टोटल कितने आए, 2,84,000 आए। हमारे पास थे 2,86,000। अब 2,86,000 में से 1,06,000 तो चले गए, तो अब बचे कितने हुए, 1,80,000। तो 1,80,000 किसको देना है, आपको क्रेडिटर्स को देना है। अब क्रेडिटर्स पेड करेंगे तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर, तो कैश बैंक अकाउंट सीआर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट 1,80,000। नेक्स्ट पोस्टिंग क्रेडिटर्स के डीआर में। अब यहाँ तो क्लोज हो गए, क्योंकि जितने पैसे आए थे उतने के उतने चले गए, तो कैश बैंक अकाउंट क्लोज हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 2,86,000। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया, कैश बैंक क्लोज हो गया, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कितना पेड करा, 1,80,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू कैश बैंक अकाउंट सीआर। तो क्रेडिटर्स के डीआर में अब लिखते हैं टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 1,80,000। गॉट इट, इतना तो समझ गए। हाँ, तो अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्रेडिटर्स का हमने कितना रुपए नुकसान किया है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को आपको कितने रुपए देने थे, 2,80,000 देने थे, सॉरी 2,40,000 आपको क्रेडिटर्स को देने थे। उस 2,40,000 में से, उस 2,40,000 में से आपने कितना रुपए पेड किया, 80,000 पेड किया हमने। तो कितना रुपए क्रेडिटर्स का हमने नुकसान किया है, 2,40,000 पेड करने थे, 1,80,000 पेड कर दिए। 2,40,000 पेड करने थे, 1,80,000 पेड कर दिया, तो क्रेडिटर्स का कितना नुकसान किया, 60,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। मैंने ऑलरेडी कहा था जो भी पार्टनर नुकसान करेगा वो डीआर में आएगा, और जिस किसी भी इंसान का या थर्ड पार्टी का नुकसान करेगा वो कहाँ पे आएगा, सीआर में आएगा। जिस किसी पार्टनर का नुकसान होगा सीआर में। अगर किसी पार्टनर ने नुकसान किया तो वो डेफिशिएंसी के डीआर में आएगा, और किसी पार्टनर का नुकसान हुआ या जिस किसी भी बिजनेस रिलेटेड पर्सन का नुकसान हुआ उसका रिकॉर्ड कहाँ पे आएगा, डेफिशिएंसी के सीआर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिटर्स का हमने 60,000 रुपीज़ नुकसान किया है, यहाँ ट्रांसफर होगा डेफिशिएंसी अकाउंट में, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट। गॉट इट। तो ये 60,000 कहाँ से ट्रांसफर होगा, डेफिशिएंसी के सीआर में। यहाँ पे लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स, कितना, 60,000। गॉट इट। हाँ, तो मैंने ऑलरेडी आपको क्या कहा था कि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में अगर डेफिशिएंसी की टोटल करेक्ट आती है तो प्रॉब्लम बरोबर, अगर डेफिशिएंसी की टोटल गलत आई तो प्रॉब्लम गलत, ठीक है। तो अब चेक करते हैं डेफिशिएंसी के डीआर में हमने कितने लिखा है। मिताली ने बिजनेस का 64,000 लॉस किया है और दीपाली ने कितना किया, 8,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 72,000, मतलब इन दोनों ने 72,000 रुपीज़ नुकसान किया, और उसमें से रूपाली का कितना नुकसान हुआ, 12,000, और क्रेडिटर्स का कितना नुकसान हुआ, 60,000। मतलब टोटल कितना हुआ, 60 + 12,000
72,000। तो अब इस मोमेंट पे आपका सारा का सारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया और आपका मार्क्स अब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यही था बस डेफिशिएंट ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट में। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले रियलाइजेशन कंपलसरी, पार्टनर्स कैपिटल कंपलसरी, कैश बैंक कंपलसरी, डेफिशिएंसी कंपलसरी। उसके बाद अगर आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ जितने आते हैं उतने अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। समटाइम्स 4 भी आते हैं, समटाइम्स 5 भी आते हैं। तो मैक्सिमम इस प्रॉब्लम में 7 से लेके 5 से लेके 8-9 तक आपको अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ सकता है। ठीक है, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे मेन एक ही चीज़ है कि जिस पार्टनर ने, जिसका भी बिजनेस ने, जिस किसी भी पार्टनर के बिजनेस के पार्टनर ने जितना बिजनेस का नुकसान किया है वो आएगा डीआर में। तो कितने नुकसान किया था इन्होंने? 72,000 रुपीज़ का इन्होंने नुकसान किया था बिजनेस का। अब वो नुकसान बिजनेस में से किसी ना किसी को तो होगा ही, करेक्ट। ये पैसे लेके चले गए, लेकिन किसी ना किसी के तो वो पैसे थे, तो उसमें रुपए लेके कितने चले गए? 12,000। और क्रेडिटर्स का कितना नुकसान हुआ? 60,000। तो यह इस मोमेंट पे आपका प्रॉब्लम करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स इट। कनेक्टेड रहिए। आज हमने फर्स्ट प्रॉब्लम किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम करेंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इस प्रॉब्लम से रिलेटेड या ऑल पार्टनर इंश्योरेंस से रिलेटेड बस कुछ बेसिक रूल्स बताए, 40% रूल्स बताए, अभी भी 60% रूल्स बाकी है। तो वो कैसे करते हैं क्या नहीं, वो आने वाले वीडियोस में देखेंगे। क्योंकि इस प्रॉब्लम में लोन, पार्टनर्स लोन नहीं आया है, कोई भी पार्टनर ने लोन टेकन ओवर नहीं किया है, तो उस जो लोन अगर टेकन ओवर होता है तो उस सिचुएशन में कैसे होता है क्या नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो आज की वीडियो का मेरा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल है, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, कैश बैंक रियल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर्स बैंक लोन एक लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटी का अकाउंट है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि डेफिशिएंसी अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, या इनकम है, एक्सपेंसेस है, एसेट है, लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है। इतना आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और डेफिशिएंसी अकाउंट कौन सा है उसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट।